नए जमाने वाली बहू की पुराने जमाने की रसोई। एक बहुत ही पुराना सा घर था। रसोई में तांबे के बर्तन, पुराना चूल्हा और चक्की बट्टा रखा था। अंकिता अपने हाथ में छोटा बैग लिए डरते डरते रसोई की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। हे भगवान, कैसे छुपाऊं इस इंडक्शन को? अगर माँ जी ने देख लिया तो मेरी जिंदगी। लेकिन इस चूल्हे पर रोजाना खाना बनाना, ये भी तो किसी टॉर्चर से कम नहीं। अरे बाप रे बाप, 3 घंटे लग जाते हैं। मेरे तो हाथ दर्द हो गए पहले ही दिन। अंकिता चारों तरफ देखकर बड़ी ही सफाई से कपड़े के नीचे से इंडक्शन छुपा देती है। वो बहुत ही सावधानी से अपना आधुनिक इंडक्शन वहीं रखती है। तभी सुनीता देवी की आवाज आती है और अंकिता बुरी तरह से घबरा जाती है। अरे अंकिता बेटी, क्या कर रही हो वहाँ? आज दादी जी के लिए खीर बनानी है, और हाँ, चूल्हे पर ही बनाना। गैस पर बनी खीर में वो मिठास नहीं आती। हमारे घर की परंपरा है ये। हाँ हाँ जी माँ जी, बस अभी शुरू कर रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बहुत टेस्टी खीर बनाऊंगी, कमाल का स्वाद आएगा। सुनीता देवी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अंकिता भी अब चैन की सांस लेकर अपना इंडक्शन निकालती है और छुप छुप कर दूध गर्म करने लगती है और बार बार दरवाजे की तरफ देखी जा रही थी। ये क्या मुसीबत है यार, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या फिर चूल्हा फूकने की ट्रेनिंग। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसी में एडजस्ट करना होगा। क्या करें, ऐसी ही है मेरी फूटी हुई किस्मत। 2 घंटे बाद अंकिता ने इंडक्शन पर खीर तैयार की और उसे चूल्हे के बर्तन में डाल दिया। खीर की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सुनीता देवी रसोई में आई और खीर देखकर खुश हो गई। अरे वाह, क्या बात है वे, कमाल है बेटी। लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। दादी जी को बहुत पसंद आएगी। मेरा तो दिल खुश हो गया। जी माँ जी, आपका आशीर्वाद है बस। थोड़ी सी मेहनत की है मैंने, आपके सिखाए तरीके से ही बनाई है इस खीर को। 3 दिन के बाद में अब ऐसा ही होने लगा था। अंकिता अपने मिक्सर का इस्तेमाल करने के लिए कपड़े के ढेर के बीच उसे छुपा कर रख रही होती है ताकि वो शोर ना करे। रसोई में हर तरफ मसाले की खुशबू फैली हुई थी। अब बस मसाले पीसने हैं। इस चक्की बट्टी पर तो पूरा दिन निकल जाएगा। चुपके चुपके मिक्सर चलाती हूँ। हाय राम, कब तक ही ऐसे छुप छुप कर घर का काम करूँगी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जासूसी कर रही हूँ। अंकिता मिक्सर चलाती है। तेज आवाज आने पर वो घबरा जाती है और उसके ऊपर कुछ और कपड़े डाल देती है। फिर भी आवाज आ रही थी। सुनीता देवी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर आवाज सुनती है और उसे शक होने लगता है। ये क्या आवाज आ रही है अंकिता? कहीं कोई मशीन तो नहीं चला रही? अजीब सी आवाज है, पहले कभी नहीं सुनी ये। अरे नहीं माँ जी, वो मैं धनिया पीस रही थी चक्की पर। जरा जोर से पीस रही थी, इसलिए आवाज आ रही थी। बहुत सख्त धनिया था। ठीक है, पर अजीब लग रही थी आवाज। ऐसे तो कभी नहीं आई चक्की से। खैर जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं घर पर। अगले दिन की सुबह मीरा अंकिता से मिलने आती है और उन्हें रसोई में बात करते हुए बहुत देर हो गई थी। मीरा अंकिता की परेशानी देखकर हैरान थी। अरे यार अंकिता, तो एकदम जासूस बन गई है। इंडक्शन छुपाना, मिक्सर छुपाना, हद है। अगली बार क्या छुपाएगी? डिशवॉशर। अरे यार मीरा, क्या करूं मैं? माँ जी को लगता है आधुनिक चीजों से खाना खाना रिस्की होता है, उससे स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन मुझसे इतनी मेहनत रोज नहीं हो पाती। मेरा तो दम घुट रहा है। एक काम करते हैं, तो धीरे धीरे माँ जी को समझा, हो सकता है वो मान जाए। आखिरकार वो भी तो समझदार है। उसी शाम को विकास ऑफिस से आता है और अंकिता की परेशानी को भांप लेता है। वो रसोई में अंकिता के पास जाता है और अंकिता के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। क्या बात है अंकिता, बहुत परेशान लग रही हो। और ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ गए? कुछ नहीं विकास, बस रसोई का काम करते करते थक गई हूँ। तुम्हारी माँ को पुराने तरीके से ही खाना बनाना और खाना पसंद है। मैं कैसे गुजारा करूँगी यार? अंकिता, माँ के साथ धैर्य रखो। वो सिर्फ घर की परंपरा को बनाए रखना चाहती है। उनका प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं है। अगले दिन करवा चौथ का दिन था। सुनीता देवी ने सभी रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया था। अंकिता को दिन भर खाना बनाना पड़ता है। रसोई में चहल पहल थी और अंकिता की घबराहट बढ़ती जा रही थी।
आज पूरे मोहल्ले को दिखाना है कि मेरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। अंकिता बेटी, तुम्हारे हाथ का स्वाद सबको चखाना है। सबके सामने अपनी बहू की तारीफ करूंगी जमकर आज मैं। अरे बाप रे बाप, आज तो पूरा दिन इंडक्शन और मिक्सर छुपा छुपा कर काम करना पड़ेगा। कहीं पकड़ी गई तो तौबा तौबा। दिन भर अंकिता ऐसे ही छुपा छुपा कर अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करती है। वो बार बार दरवाजा देखती रहती। शाम को सभी मेहमान आ जाते हैं और घर में खुशी छाई हुई थी। अरे वाह सुनीता, बहू तो सोने पर सुहागा निकली। कितनी स्वादिष्ट रोटी सब्जी बनाई है। खाना जबरदस्त है, मजा आ गया। अरे हमारे घर की परंपरा ही कुछ ऐसी है। चूल्हे पर बना खाना ही असली स्वाद देता है। यही तो संस्कार की बात है। अरे सेठ जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारी सब्जी का भी कमाल हो गया है। तभी अचानक सुनीता देवी का फोन अंकिता के हाथ से गिर जाता है। अंकिता फोन उठाते समय स्क्रीन पर कुकिंग एप्स देखती है। वो हैरान रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये क्या, माँ जी के फोन में इतनी सारी कुकिंग एप्स, मॉडर्न कुकिंग हैक्स, क्विक रेसिपीज, ट्रेडिशनल टेस्ट विद न्यू मेथड्स। ओह गॉड, ये क्या देख रही हूँ मैं? सुनीता देवी घबराकर फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन अंकिता ने सब कुछ देख लिया था। सुनीता देवी के चेहरे पर अब शर्म साफ नजर आती है। वो बस देख रही थी बहू, और कुछ नहीं। मैं तो बस कभी कभार देख लेती हूँ। माँ जी, आप भी छुप छुप कर नई रेसिपीज देखती हैं, तो फिर मुझे क्यों मना करती हैं? आप भी तो चाहती हैं नए तरीके सीखना। राजेश शर्मा भी ये सब सुन लेते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। सभी मेहमान भी इस बात को सुन चुके थे। सुनिए जी, मैं डरती थी कि अगर नई तरीके अपनाएं तो लोग क्या कहेंगे कि मैं बुरी सास हूँ। लेकिन अंकिता ने मुझे सिखाया कि खुशी से बना खाना ही सच्ची परंपरा है। प्यार से बने खाने में ही असली स्नेह का मसाला होता है। दादी जी सबको सुनकर आगे आती है और दोनों को समझाती है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और बहुत प्यार से वो दोनों को देख रही थी। बेटी, परंपरा प्यार में है, बर्तनों में नहीं। अगर तुम दोनों मिलकर खुशी से खाना बनाओ, चाहे किसी भी तरीके से, तो वो हमारी असली परंपरा है। भगवान करे सब ठीक हो। दादी जी बिल्कुल सही कह रही है। अंकिता और माँ, आप दोनों एक साथ काम करिए। पुराने और नए का मेल तो कमाल का हो जाएगा। जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। राजेश शर्मा भी सब कुछ समझ जाता है और अपना गुस्सा शांत कर लेता है। उसे एहसास होता है कि वो गलत समझ रहे थे। माफ करना बेटी, मुझे लगा तुम हमारी परंपराओं का अपमान कर रही हो, लेकिन अब समझ गया कि प्यार ही सबसे बड़ी परंपरा है। चलो कोई नहीं, अब से सब मिलकर काम करेंगे। सभी मेहमान भी ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। मीरा भी अंकिता को बधाई देती है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। अरे वाह यार, तूने तो सास बहू की दोस्ती का नया मतलब दे दिया। अब तो तुम दोनों मिलकर YouTube चैनल खोलो। हाय राम, ये भी कोई बात हुई। लेकिन सच कहूँ तो अंकिता के साथ रसोई में काम करना अच्छा लगता है। मजा आ गया और सभी का मूड अच्छा हो जाता है। अंत में सभी मिलकर खुशी से खाना खाते हैं। रसोई में अब नए और पुराने दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। वाह सेठ जी, आपके घर में तो बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। बहुत खूब। माँ जी, अब से हम मिलकर काम करेंगे। आपका अनुभव और मेरी तकनीक मिलकर जबरदस्त खाना बनाएंगे। कमाल का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ बेटी, अब मुझे भी तुम्हारे नए उपकरणों के बारे में सिखाओ। मैं तुम्हें अपनी माँ के नुस्खे बताऊंगी। पूरी फैमिली रेसिपी शेयर करूंगी। घर में खुशियों का माहौल था। सास बहू का रिश्ता और मजबूत हो गया। दादी जी सबको देखकर खुश थी। भगवान करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मिलकर रहो। यही तो है हमारी सच्ची परंपरा, प्यार और सामंजस्य। राम राम, कितना अच्छा लग रहा है। अब तो लगता है हमारे घर में नई और पुरानी परंपराओं का सबसे अच्छा मेल हो गया है। शुक्र है भगवान का, घर की इज्जत भी बच गई। अब हमारे घर में पुराने जमाने का प्यार भी है और नए जमाने की सुविधा भी। बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉम्बिनेशन। कहानी के अंत में सब खुश थे। अंकिता और सुनीता देवी अब मिलकर रसोई में काम करती हैं। पूरा परिवार खुश था। घर में शांति और प्यार का वातावरण छाया था।
पूजा अपनी सास शांति और पति विक्रम के साथ रहा करती थी। पूजा बेहद सुशील और संस्कारी थी, लेकिन काफी सुंदर नहीं थी, क्योंकि शांति और विक्रम गोरे थे और पूजा का रंग सांवला था, जिस वजह से वो खुद को सुंदर नहीं समझती थी। इसलिए विक्रम और शांति को भी पूजा जरा भी पसंद नहीं। ऐसी एक दिन, पूजा, ओ पूजा, मैं कब से खाने की तलाश में हूँ, लेकिन तू है कि मुझे खाना ही नहीं दे रही है। माँ जी माफ करना, आज खाने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अभी आपको 10 मिनट में खाना देती हूँ। चलो तेरा ये भी देख लेते हैं कि तू 10 मिनट में क्या बना के देगी। इतना बोलकर शांति टीवी देखने लगती है। अगले 10 मिनट बाद पूजा अपनी सास के लिए खाना परोसती है। माँ जी मैंने खाना लगा दिया है, आप खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अरे मुझसे बिना पूछे तूने खाना कैसे लगा दिया? अभी मेरा बेटा विक्रम आने वाला होगा, उसको छोड़कर अकेले ही खाना खा लूं क्या मैं? लेकिन माँ जी आपने ही तो कहा था कि आपको खाना खाना है, बस इसीलिए। पूजा ये बात बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और अपनी माँ को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर अपनी माँ से बात करता है। माँ क्या किया इसने? अब तो गुस्सा कर रही हैं आप इस पे? अब क्या ही बताऊं बेटा तुझे मैं, पता नहीं कौन से जन्म में मैंने ऐसे पाप किए थे जो मुझे ऐसी बहू मिली है। माँ ये आपके कर्मों का पाप नहीं बल्कि मेरे कर्मों का पाप है। पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए भगवान ने सजा के रूप में इसको मेरे साथ बांध दिया। विक्रम और शांति पूजा को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, इसलिए क्योंकि पूजा ने बिना पूछे अपनी सास को खाना परोस दिया था। बेचारी पूजा भी किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाती और आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती। देर रात विक्रम भी अपने कमरे में आता है और वो पूजा को आराम से सोता हुआ देखता है। यहाँ सबकी नींद उड़ा कर आराम से चैन की नींद सो रही है, तुझे तो अभी बताता हूँ। इतना बोलकर विक्रम पास के टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाता है और पानी पूजा के मुंह पर फेंक देता है। विक्रम जी ये आपने क्या किया? आपने मेरे मुंह पर पानी क्यों फेंका? एक तो हमें चैन से जीने नहीं देती, अब सोने भी नहीं देती, और खुद घोड़े बेच के सो रही थी तू। हाँ, हमारा जीना हराम कर रखा है तूने। तू चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? लेकिन विक्रम जी ये मेरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल के अलावा कहाँ ही जाऊंगी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप और माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। आखिर मैंने आप लोगों का क्या ही बिगाड़ा है? हम तुझसे नफरत क्यों करते ना, ये बात तो तुझे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ तूने हमारी नाक में दम कर रखा है। तू इस घर में कोई काम तो सही से करती नहीं है, बस खून जलाती रहती है सबका। एक बार फिर विक्रम पूजा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। विक्रम और शांति पूजा को बेवजह ही सुनाते रहते। इसी बात का पूजा को दुख रहता, लेकिन आज तक उसे समझ नहीं आया था कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से उसके सास और पति उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। पूजा घर के कलेशों से राहत पाना चाहती थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाती है। अरे पूजा बिटिया, तू अचानक से यहाँ? तेरे ससुराल में कोई बात हो गई है क्या? अपनी माँ की बात सुनकर पूजा अपनी माँ को गले लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बताएगी या यूं ही मुझसे लिपट कर रोती रहेगी? माँ मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी बड़ी गलती की है, लेकिन जब से मैं ससुराल गई हूँ तब से मेरी आंखों में आंसू ही हैं। पूजा बेटा तू लड़की है लड़की, और लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अगर घर वालों ने कुछ बोल भी दिया हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू अपना घर छोड़कर आ जाएगी। लेकिन माँ मैं अपना घर छोड़कर नहीं आई हूँ, बस कुछ समय के लिए आपके साथ समय बिताने के लिए आई हूँ। पूजा की ऐसी बातें सुनकर कौशल्या कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ भी पूजा ससुराल जाने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो जब भी अपने ससुराल जाती तो उसके ससुराल वाले उस पर जुल्म करते। ये देखकर पूजा की माँ कौशल्या को बहुत गुस्सा आता और वो पूजा के ससुराल फोन कर देती है। शांति बहन कैसी हो? सब कुशल मंगल है बहन, तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे अपने घर की अशांति मेरे घर भेजकर तुम अपने घर में शांति से तो रहोगी ही ना, क्या जरूरत थी पूजा को यहाँ भेजने की? कौशल्या बहन देखो, मैंने ही कहा था तुम्हारी बेटी को कि चली जाए हमारे घर से, और देखो मैं उसे बुलाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ये लड़की किसी काम की होगी, घर का अच्छे से काम करेगी, घर का ख्याल रखेगी, लेकिन ये है कि काम चोरी दिखाती रहती है। इससे तो अच्छा था कि मैं अपने बेटे की शादी ही नहीं करवाती। देखो बहन, तुम अपने बेटे की सच की शादी करवाओ या ना करवाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि तुमने पूजा को मुझसे खरीदा है। पूजा के बदले तुमने मुझे भारी कीमत दी है, इसलिए मैंने पूजा को तुम्हारे हवाले किया। लेकिन सच ये भी है,
कि तुमने समाज के सामने मेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा था, तो उस नाते मेरी सौतेली बेटी तुम्हारे घर की बहू हुई, इसलिए तुम इतनी जल्दी मेरी बेटी से पीछे नहीं छुड़ा सकती। कौशल्या शांति से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन इस बात से अनजान कौशल्या की उसकी ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ी पूजा सुन लेती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसकी माँ ने उसको शांति के हाथों बेच दिया है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। माँ, मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, ये तो मैं जानती थी, लेकिन आपने मुझे बेचा है ये मैं नहीं जानती थी। मेरी माँ बचपन में गुजर गई, मैं छोटी थी, इसलिए मेरे बाबा ने आपसे शादी की ताकि आप मुझे माँ का प्यार दे सको। आपने कभी भी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। आपने मेरी शादी करवाई तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कौन जानता था कि आप मेरी शादी नहीं बल्कि मुझे बेच रही हो। ठीक है, मैं ना तो मायके रहूंगी और ना ही ससुराल रहूंगी। देख पूजा, तू मेरी सौतेली बेटी है, ये मैंने दुनिया से छुपा कर रखा है, लेकिन मेरे सामने ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब जब तुझे पता चल ही चुका है तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। मेरी बहार मोहल्ले में बहुत इज्जत है, तुझे मैंने बेचा है, ये बहार वालों को पता नहीं चलना चाहिए और ना ही वो जानते हैं, इसलिए तुझे ना चाहते हुए भी अपने ससुराल जाना ही होगा। नहीं माँ, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी कहीं दूर। अरे तुझे क्या लगा कि तू यहाँ से चली जाएगी? यहाँ आई है तू अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। तेरे बदले मैंने पूरे 50 लाख रुपए लिए हैं, जिसमें से अभी मुझे आधे ही पैसे मिले हैं। जब तक पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। एक तो तेरा बीमार बाप, जिसकी हर समय मुझे देखभाल करनी पड़ती है, उसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। कल तेरा पति तुझे लेने आ रहा है, इसलिए पड़ी रहे इसी कमरे में। कौशल्या पूजा को कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। अपनी सौतेली माँ का चंडाली रूप देखकर पूजा को बहुत दुख होता है, लेकिन पूजा हार नहीं मानती। देर रात पूजा अपना सारा सामान पैक करके मायके से भाग जाती है और अपनी एक अलग दुनिया बसाती है, जहाँ ना तो उसके ससुराल वाले थे और ना ही मायके वाले। अगले दिन जब पूजा का पति विक्रम और शांति पूजा के मायके आते हैं तो वो देखते हैं कि बहू मायके से भाग गई है। कौशल्या बहन, तुम्हारी बेटी तो मायके से भी भाग गई। तुम्हारा और मेरा सौदा यहीं खत्म होता है। जब तक तुम्हारी बेटी थी, जब तक मैंने तुम्हें पैसे दिए, अब तुम्हारी बेटी ही नहीं है तो मैं पैसे तुम्हें क्यों ही दूंगी। पूजा दूसरे शहर में अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। अनीता की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे और अभी तक अनीता को कोई संतान भी नहीं हुई थी। बच्चा न होने का ऐसा कारण नहीं था उसके ससुराल में से कोई परेशान करता, बल्कि ससुराल में हर कोई उससे सहानुभूति दिखा दिया करता। एक बार की बात है, अनीता की सास कुसुम खुद अनीता को एक बड़े से डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर अनीता का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद दोनों सास बहू को खुशखबरी देते हुए कहते हैं, जी देखिए, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी बहू अब माँ बन सकती है। अब बस इन्हें अपना ध्यान रखना होगा और बाहर की जो चीजें होती है ना, वो तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे, तभी ये स्वस्थ रहेंगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत ही खुश होते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सभी को इस बारे में पता चलता है और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। गुजरते वक्त के साथ अनीता अब माँ बनने वाली थी। अनीता के माँ बनने की खबर सुनकर सास तो मतलब खुशी से पागल ही हो जाती है और अपने आसपास सभी लोगों में मिठाइयाँ बंटवाना शुरू कर देती है। ये देखकर एक दिन अनीता अपनी सास को बोलती है, अरे माँ जी, बस कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, अभी बच्चों को आने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए अपनी खुशी आसपास के लोगों से छुपा कर रखिए, क्योंकि आपकी खुशी को कब किसी की नजर लग जाए पता थोड़ी ना है। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। अभी मेरी बहू को सिर्फ 3रा महीना लगा है और 3रे महीने तक किसी को भी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से ही होगा। देखते ही देखते समय इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि पता ही नहीं चलता। अनीता का 9वां महीना भी लग जाता है और अनीता अब एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। घर में बेटी हुई है ये सुनकर तो सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी अनीता अपनी बेटी को लेकर अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है,
माँ जी क्या बात है, मैं देख रही हूँ जब से मेरी बेटी ने जन्म लिया है तब से आपने उसे एक बार भी नहीं छुआ। आखिर क्या बात है माँ जी? बात ये है कि तूने एक बेटी को पैदा किया है और तूने मेरे अरमानों पर एक बेटी पैदा करके ना पानी फेंक दिया है। मेरे अरमानों में सिर्फ और सिर्फ मेरा पोता घूम रहा था, पर तूने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी सास का ऐसा रूप देखकर अनीता को हैरान ही रह जाती है। ये वही सास थी जो एक टाइम अपनी बहू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, पर एक बेटी के पैदा होने के बाद से सास का रवैया ही बदल जाता है। अनीता बिना कुछ कहे उदास मन से अपनी बेटी को लेकर वहां से आ जाती है और यूं ही वक्त बीतता जाता। कुसुम अब अपने छोटे बेटे अनुज की शादी एक कविता नाम की लड़की से करवा देती है। कविता दिखने में सुंदर थी और अमीर घर से भी थी, जो कि शादी में खूब सारा दहेज लेकर आती है। ये सब देखकर सास अपनी बड़ी बहू को ताना देते हुए कहती है, छोटी बहू, तूने मुझे हर खुशी दी है। अरे इतना दान दहेज लेकर आई है कि मेरा मन तो खुशी से पागल हो चुका है। अरे कहाँ वो मेरी कंगाल बड़ी बहू और कहाँ तू इतना सारा दहेज लेकर आई है, और ना ही वो मुझे बच्चा पैदा करके दे सकती है और ना ही मुझे खुशी दे सकती है। अरे पता नहीं कौन सी जन्म में मैंने से बुरे काम किए थे जो मेरे घर में ऐसी नालायक बहू आई है। सच कह रही हो सासू माँ, आपकी बड़ी बहू तो एक नंबर की निकम्मी है। निकम्मी, जब देखो तब काम न करने के बहाने ढूंढती रहती है। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि वो जब भी किचन में काम करने जाती है 5 मिनट बाद उसकी बेटी चिल्लाने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है इसने अपनी बेटी को कुछ सिखा पढ़ा रखा है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है कविता बहू। खैर, उस नालायक का तो नाम ही मत ले मेरे आगे। मैं नहीं चाहती कि उसकी परछाई भी तेरे ऊपर पड़े। मुझे एक पोता दे दे बस तू। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा पोता आ जाए, ताकि वो मेरे अरमानों को पूरा कर सके, क्योंकि उस कुलक्षणी ने तो मुझे कोई भी खुशी कभी दी ही नहीं है। कोई बात नहीं सासू माँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपको पोता ही दूंगी। ऐसे कविता भी माँ बनने वाली थी। कविता की माँ बनने की खबर सुनकर फिर से सास पागलों की तरह मंदिर में जाना शुरू कर देती है और भगवान से दुआओं में पोता मांगने लगती है। देखते ही देखते कविता को भी 9वां महीना लग जाता है और कविता भी अनीता की तरह एक बेटी को जन्म देती है। ये देखकर सास के अरमानों पर फिर से पानी फिर जाता है। सास अब कविता को भी अनीता की तरह सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन कविता अनीता की तरह सीधी नहीं थी। वो अपनी सास को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, सासू माँ, पेट में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का ये तो हमें नहीं पता होता, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। और वैसे भी आप तो रोज मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर दुआओं में अपने लिए पोता मांगती थी, फिर भी भगवान ने इस घर में बेटी ही भेज दी। तो कमी हमारे में नहीं बल्कि आपकी दुआओं में होगी। आपने ठीक से पूजा पाठ नहीं किया होगा। अरे नहीं नहीं कविता बहू, मैंने अच्छे से पूजा पाठ किया था। पता नहीं कैसे ये बेटी पैदा हो गई। मुझे तो लगता है कि तूने और अनीता ने कुछ बुरे ही कर्म किए होंगे, तभी तुम्हारी कोख से बेटी पैदा हो रही है, बेटों के अलावा। तभी वहाँ पर अनीता आती है और अनीता अपनी सास को बोलती है, माँ जी बुरा मत मानिए, मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आपकी माँ ने कौन से बुरे कर्म किए थे कि उनके पेट में आप बेटी बनकर आई। आप भी तो एक औरत हो ना माँ जी, फिर एक औरत होकर बेटियों से इतनी नफरत क्यों माँ जी आपको? हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। शायद सासू माँ की माँ ने भी कुछ बुरे कर्म किए थे, तभी तो उनकी कोख में ऐसी बेटी आ गई। और देखो, एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती हैं ये। कविता, भगवान के लिए मेरी माँ के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। अरे जो मैंने किया है उसके बारे में तुम मुझे बोलो ना, मेरी माँ को क्यों बोल रही हो? अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर कुसुम का मुंह बन जाता है। उसके पास सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। अब बेचारी चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने किए पर खूब पछतावा महसूस करने लगती है। तभी वहाँ पर अनीता आती है और अनीता अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी मैं जानती हूँ कि आपको अपनी गलती महसूस हो रही है, पर सच्चाई तो यही है ना कि आप भी एक बेटी हो, और एक बेटी होकर बेटा और बेटी में भेदभाव करना ये कहाँ सही है माँ जी? तू बिल्कुल सही कह रही है अनीता बहू। वैसे जिस तरह से मैंने अपना रूप बदला, ठीक उसी तरह से तूने भी मुझे सुधारने के लिए अपना रूप बदला, वरना आज तक कभी तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। तूने कभी मुझसे सवाल जवाब नहीं किया। आज तेरी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया है, इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। माँ जी
मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि एक चीज समझाना था। और मुझे लगता है कि शायद मेरा मकसद पूरा हो गया है। इसीलिए ये लीजिए, आप अपनी पोती को खिलाइए। मैं जब तक अपने बाकी के काम करती हूँ। हाँ हाँ, ला जल्दी दे मेरी बेटी को। जब से पैदा हुई है, जब से मैंने इसे एक बार भी अपनी गोद में नहीं लिया है। कितनी अभागन दादी हूँ मैं इस घर में रहने के बावजूद भी मैं अपनी पोती से इतनी दूर रह रही हूँ। इस तरह से सास को भी अपने किए पर पछतावा महसूस होता है और वो अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और तुरंत अनीता की बेटी को गोद में लेकर खिलाने लगती है। और अब से सास की मानसिकता और बेटे बेटी के प्रति ये बुरी तरीके से जो व्यवहार था वो बदल चुका था।